अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। हर जगह आजकल यही बहस आपको सुनने को मिलेगी कि कोरोना के हवाले से जो वैक्सीनेशन है इसको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए। दो हिस्सों में डिवाइड हैं सोसाइटी के लोग। एक हिस्सा कहता है कि ये नहीं लगवानी चाहिए, इसका आप साइड इफ़ेक्ट्स अभी देख लें। दूसरे लोग कहते हैं कि ये फौरी मिले और इसको लगवाना चाहिए। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कुछ देर में यहाँ तशरीफ़ लाएंगी और इनागोरेट करेंगी इसको। और सबसे पहले फ़ैसला ये हुआ है कि जो पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो आपकी और हमारी सेहत के ज़ामिन हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योर करते हैं, उन सबको पहले फ़ेज़ में ये वैक्सीनेशन जो है लगाई जाए। इसमें डॉक्टर्स जिनको ये वैक्सीनेशन की जाएगी उनसे हम बात करेंगे। और इसमें ख़ास तौर पर एक मियाँ बीवी भी शामिल है, जिसमें शोहर पैरामेडिक्स में आते हैं और बेगम नर्सिंग में आती हैं। ये सारे मामला आपको दिखाते हैं। और इसके बारे में फ़र्स्ट वेव ऑफ कोरोना ने जब हिट किया था पूरी वर्ल्ड को, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वैक्सीनेशन जो है ये कभी बन पाएगी। लोग खौफ व हरास में मुब्तला थे। लेकिन फ़र्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव में आपने देखा कि ना सिर्फ डॉक्टर्स पैरामेडिक्स ने कोरोना पेशेंट्स को क्योर करना, उनको बेहतर बचाना ज़्यादा बेहतर से सीखा। और आप देखेंगे वेंटिलेटर पे जाने वाला रिवर्सल रेट जो है उसमें भी 60% जो है वो इजाफा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि हैज़र्ड्स और खौफ के जो मामला थे वो कम हुए। और इसका लगाना इंतहाई ज़रूरी भी है, प्रोटेक्शन भी है उन लोगों के लिए जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद दीगर मामलात में, दीगर कैटेगरीज़ में पुलिस के जवान होंगे, फ्रंट लाइन सोल्जर्स, और ख़ास तौर पर 50 अबव लोग जितने भी हैं घरों में, फैमिलीज़ में। आज सारा दिन इधर क्या होगा, क्या मामलात होंगे, आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहिबा, हाँ जी, बड़ा इनिशिएटिव है ये तो, और हेल्थ वर्कर्स के साथ इसको शुरू करना तो ज़्यादा हौसला अफजा कौन है। देखिए जी, बेसिकली तो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं सबसे पहले तो वो डिज़र्व करते हैं। और जितना माशाल्लाह रोल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और मेयो अस्पताल ने प्ले किया है, यानी सबसे ज़्यादा मरीज़ पूरे पंजाब के अंदर मेयो अस्पताल ने न सिर्फ तीमारदारी की, माशाल्लाह सेहतयाब होकर घर लोग वापस गए हैं, तो सबसे पहले तो ये डिज़र्व करते हैं। इसके बाद आपने कैटेगरी करेंगे, इसकी कैटेगरी वाइज। देखिए बेसिकली सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जो पहले खेप हमारे पास आई है वो 70,000 की। तो जो अकॉर्डिंग टू ठीक है, इसके बाद जिनको वैक्सीनेशन लगेगी ठीक है, उधर से पर्टिकुलर आज मैं अंदर आ जाऊँ। डाटा एंट्री के बाद स्टाफ नर्स वाइटल रिकॉर्ड करेंगी। ठीक है, डॉक्टर साहब अपने वो हिस्ट्री लेंगी कि कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। उसके बाद एलिजिबल हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब उनके बाद इनको आधा घंटा यहाँ पर ये वैक्सीनेशन रूम हुआ है। पहले आप वाइटल्स करेंगे चेक, वाइटल्स चेक करने के बाद, और उनके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा कह रही हूँ, पहली वैक्सीन सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर हमारे डॉक्टर्स शामिल हैं, इसके अंदर हमारी नर्सेस शामिल हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी जो एम्बुलेंसेस सर्विस 1122 का है, जिन लोगों ने जाके घरों पे टेस्ट किए हैं, जो हमारे लैब वाले, वो भी दे आर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो वो सबसे पहले जो 70,000 डोजेज आई हैं वो जुडिशियसली हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और सिर्फ ये नहीं कि सरकारी इदारे के लोगों को, जो निजी इदारे के लोग हैं उनको भी उनकी परसेंटेज मिल रही है। मतलब हों हेल्थ वर्कर्स जी, सारे हेल्थ वो जहाँ भी हों उनकी लिस्टें मुरतब करके, तो उनको सबसे पहले। और दूसरे में आप पुलिस की तरफ जाएंगे और दीगर फोर्सेस की तरफ। ये काम जो है अल्लाह के फजल से शुरू हो गया। क्या तासुरात हैं आपके? शुरुआत कर दी आपने। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि जो खदशे डाल रहे थे लोग कि हम टाइमली तैयार नहीं हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जहां इस वक्त सारी दुनिया में लग रही है वैक्सीन हेल्थ केयर वर्कर्स को, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है। और पहली खेप में हम शुक्रगुजार हैं चाइना के कि हमें उन्होंने 5 लाख डोजेस भेजी, और उससे हमारे 2.5 लाख जो वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जुडिशियसली इंसाफ के तहत सारे सूबों को बराबर का वैक्सीन भेजी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे वर्कर्स। डॉक्टर साहब, पीडीएम ने भी फ्रंट लाइन पे जाके एहतजाज हुकूमत के खिलाफ करना होता है, तो उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं आप देंगे?
क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? अब जब वैक्सीनेशन हो चुकी और ये काम स्टार्ट हो चुका, शहरियों को अभी भी आप अक्सर तनबीह भी करते हैं, बताते भी हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? कोरोना कहीं गया तो नहीं है ना। कोरोना तो तब जाएगा जब इंशाल्लाह हम मेजॉरिटी लोग जो हैं, हर्ड इम्यूनिटी आएगी जब कम से कम 60% लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इम्यूनाइज हो जाएंगे। तो मैं आपकी वसादत से इल्तजा करूंगी, मास्क ज़रूर पहने, हाथों को बार बार धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए इस मूजी मर्ज से हम अपने आप को बचाएं। तो ये वैक्सीनेशन ऑपोजिशन तक भी पहुंच पाएगी? सब कुछ ये हमने तो कभी पूछा ही नहीं है कि ऑपोजिशन के लोग हैं या नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं है ना। जो बंदा पाकिस्तान का शहरी है, आपको पता है कि जितना हिस्सा हमें मिला उससे ज़्यादा हिस्सा सिंध को भी मिला है, तो हमने तो कोई इस पर एतराज़ नहीं है। तो बराबर का इंसाफ का काम है, ये तो एक फलाही काम है और ये इज्तमाही बेहतरी का काम है, इसमें कोई सियासत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। पैरामेडिक्स और नर्सिंग में दो खुशनसीब जिनको वैक्सीनेशन आज लगी, और दोनों जो हैं वो मियाँ बीवी हैं। खुशबख्ती आप देखिए, इकट्ठे वैक्सीनेशन उन्होंने लगवाई है। बड़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैडम मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी साहब, ये फैसला कैसे हुआ कि इकट्ठे ही मेडिसिन लगवाएंगे और वैक्सीनेशन का आगाज़ इकट्ठे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते सुलह हो या जंग हो, साथियों के संग हो, ये सब हमें कबूल है, खून हो या रंग हो। हम मियाँ बीवी अगर कोई रिएक्शन होता तो इकट्ठे ही होंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो इकट्ठे ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा कोई रिएक्शन का इंशाल्लाह कोई मामला हो, उम्मीद भी नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। तो ये इससे बड़ा प्रोटेक्शन आप महसूस करेंगे आने वाले दिनों में, ज़्यादा को बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। असल गुजारिश ये है कि मेरी मिसेज जो हैं ये एमरजेंसी में एज ए हेड नर्स ड्यूटी सर अंजाम देती हैं, और ये पहले दिन से आज तक एमरजेंसी में जब कोविड के पेशेंट आते हैं उनको सबसे पहले हैंडल ये करती हैं। उसके बाद जो हमारी ड्यूटी है वो मुख्तलिफ वार्डों में, या जो कोई खुदा न खास्ता एक्सपायर हो जाते हैं पेशेंट, डे 1 से उस दिन से लेके आज तक मैं एज ए सुपरवाइजर कोरोना में काम कर रहा हूँ कोविड में। और ये मैं समझता हूँ हुकूमत की बड़ी एक नज़र उनकी इन पे पड़ी है कि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट जो बिल्कुल पेशेंट के सांस के साथ सांस ले रहे होते हैं। आप कभी वार्डों में जाके देखें ना जी, तो आपको फील होगा जब कोई इंजेक्शन या कोई ड्रिप या कोई उनकी चीज़ चेंज करनी होती है ना, तो बिल्कुल पेशेंट के सांस सांस होता है। तो ये गवर्नमेंट की बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी है कि उन्होंने पहले ये तारीखी स्टेप नहीं आप देखते कि उन लोगों से शुरू किया गया है जिन जो डिजर्विंग है, सबसे पहले उनको लगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट करना है। यही अर्ज कर रहा हूँ मैं सर कि हम लोग बिल्कुल जब पेशेंट आता है ना जी, तो कई बार तो ऐसा होता है कि ये पता भी नहीं होता कि इसको कोविड है भी कि नहीं है, लेकिन उनको हम पूरा प्रिपेयर करते हैं, उनको सारा करके बातें करते हैं, सारी गाल होती है पेशेंट को के साथ। तो ये हुकूमत की मेहरबानी है, ये हुकूमत का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सबसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को चुना कि जो पेशेंट के रिलेटेड है उनको पहले वैक्सीन लगाई। ये फैसला कब हुआ कि दोनों मियाँ बीवी लगवाएंगे, और ये किसकी मशावरत से हुआ? क्या बातें, क्या अभी फ्यू मिनट्स बैक ये इधर ही तय हुआ? लगने से फ्यू मिनट्स बिफोर ये इन्होंने मुझे कहा कि इसमें तायरा आओ, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूँ, आप भी लगवा लो। मैं रनिंग आई केम है। घर बताया बच्चों को कोई इतला? हाँ, एक बच्चा अभी वो लेने आया था मुझे, तो उसने पूछा मम्मा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटे मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। तो कहते पापा लगवा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहते वो लगवा रहे हैं तो फिर आप भी लगवा लो। इसका क्या मतलब ही नोज वेल, यंग है माशाल्लाह, मेरा बेटा जवान है, और वो दे नोज वेल, मेरी औलाद मेरे बच्चे सब जानते हैं कि हम कितने डिवोटेड हैं फॉर हेल्थ टू सर्व द नेशन। हमारा पर्पस ऑल द टाइम पर्पस इज टू सेव द लाइफ। हम निकले हुए हैं टू सेव द लाइफ। हमारे ये डॉक्टर जैन हैं माशाल्लाह, इन्होंने भी, डॉक्टर आदिल हैं हमारे एडमन, इतनी कोऑपरेटिव माशाल्लाह, इन्होंने इतना अच्छा मैनेज किया है कि हम फिर कैसे पीछे रह सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, सवाल मेरा ले लें। आप देखें ना कि जहाँ माशरे में दौलतमंद लोग हों, और माशरे में आपको पता है कि लोग सारा दिन हैव नॉट और हैव नॉट्स की जंग हो, वहाँ नर्सिंग से और पैरामेडिक्स से इस चीज़ का आगाज़ हो, जो नायाब चीज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हुकूमत के थैंकफुल हैं हम, बहुत गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारा पहले ख्याल किया, और गवर्नमेंट नोज वेल के हम फ्रंट लाइन पे हैं, और फर्स्ट अटेंशन हमारी पेशेंट के साथ है। पेशेंट हमारे पास ही आते हैं, हम उनको अटेंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और पैरामेडिक्स स्पेशली और नर्सिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अटेंड करते हैं, उसके बाद हमारे डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह ऑलवेज डिवोटिंग। और क्या क्या आपको फर्स्ट वेव सेकंड वेव में क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े? फर्स्ट वेव में तो सबसे ज़्यादा ये हैजर्ड्स थे, खौफ था, नेचुरली पूरी दुनिया पे था। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोगों को पाकिस्तानी या बीइंग पाकिस्तानी या वर्किंग इन हॉस्पिटल, हमारे अपने ज़ाहिर अपने काफ़ी चीज़ें होती हैं, घरों में भी बड़ा कुछ फेस करना होता है, बड़ी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं कि खुद को सेफ रखना है, ये सब चीज़ें अलहदा। लेकिन एक खौफ के होते हुए भी जो हमारा अंदर जज्बा था है स्टिल और रहेगा इंशाल्लाह। जब हम इस फील्ड में आते हैं तो हमें हमारा एक प्लज होता है, उसको हम ओबे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ पास करते हैं। और इन हैजर्ड्स में हमारा ये यूनिफॉर्म है ना, हम डिवोटेड है, हमने यूनिफॉर्म पहना है टू सर्व द नेशन और वी आर वर्किंग स्टिल। इन हैजर्ड्स को हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट है, कोई इंतहाई सिक पेशेंट्स होते हैं, हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स होते हैं, प्रिक्स भी हमें होते हैं ड्यूरिंग थिएटर वर्किंग एनीवेयर इन इमरजेंसी, ब्लास्ट भी होते हैं, हर तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हमें नहीं पता होता, अर्जेंटली हमें नहीं पता होता कि आगे क्या निकलेगा, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। हम अपने पेशेंट को अटेंड करते हैं, हर हाल में अटेंड करते हैं और ये हमारा पैशन है। अच्छा, आपको इन हैजर्ड से नॉर्मल रखने के लिए भट्टी साहब ने भी कोई रोल प्ले किया? इनका ये तो इनसे तो मेरी बाद में शादी हुई ना नर्सिंग तो पहले से चल रही है माशाल्लाह। हाँ, और इन्होंने इनका तो आफ्टर मैरिज इनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही मेरे साथ। इनसे शादी होने के बाद मेरे जो थोड़े बहुत जो हैजर्ड्स होते हैं, जो डर होते हैं, हर तरह का डर ख़त्म, क्योंकि इन्होंने हर तरह मुझे सपोर्ट किया। मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह भी कहीं किसी मोड़ पे इन्होंने मुझे रोका नहीं। भट्टी साहब, आपका भी यही ख्याल है? बिल्कुल यही है। मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त कोविड शुरू हुआ था, मैं इनकी सपोर्टर हूँ। वो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, कामयाब औरत के पीछे उसके मर्द का हाथ होता है। ये हम दोनों में इक्वली है, हाँ जी, कि दोनों हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। असल में मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब कोविड शुरू हुआ ना जी, तो माशाल्लाह हमारे दोते पोते भी हैं, तो हमने अलहदा से एक कमरा रख लिया था, अपने बच्चों को अलहदा कर दिया था। हम दोनों मियाँ बीवी अलहदा थे, तकरीबन हम 3 माह अपने बच्चों को नहीं मिले। उस वक्त खौफ ज़्यादा था, अभी अवेयरनेस नहीं थी कि कोविड क्या है, हर बंदा खौफज़दा था, पूरी दुनिया खौफज़दा थी। तो तब हम इस तरह से करते थे कि हम ड्यूटी अपनी परफॉर्म करते थे, पूरी ड्यूटी करते थे, लेकिन अलहदा हम जब ऑफ ड्यूटी में घर जाते थे तो हम बच्चों के पास नहीं जाते थे, अलहदा घर में अलहदा जगह पे हम दोनों मियाँ बीवी होते थे और वहीं पे अपना सारा टाइम वहीं पे स्पेंड करते थे, जो हमारा ड्यूटी से ऑफ होने के बाद का टाइम होता था। जी, आप कह रहे थे कोई बात? हाँ, ये अर्ज कर रहा था कि हम अपने बच्चों को हमने अलहदा कर दिया था और हमने एक कमरा बस रख लिया था अपने लिए कि यहाँ से जब हम जाते थे तो बच्चों को नहीं मिलता, अपने पोतों को, पोतियों को, अपने बेटों को, बेटियों को, किसी को नहीं मिलते थे। हम बस उन्हें यही कहते थे कि ठीक है यार, आप आराम करो, हम आए हैं, थके हुए हैं, काम करके आए हैं, हमें रहने दें। क्योंकि उस वक्त ये तो खैर स्टाफ नर्सेज जो होती हैं ये अपना ड्यूटी करके, और मैं सुबह 6-7 बजे आता था और रात को 11 बज जाते थे इधर काम करते हुए। तो फिर जब रात को जाते थे, जाके हम घर में अलग से हम रहते थे, बच्चों के साथ रहते थे, यानी उस वक्त इतना खौफ था। लेकिन हमारा जज्बा यही था कि इंशाअल्लाह ताला जितनी देर तक ये वबा चल रही है और हम में ये हिम्मत है, या हम में जान है, हम इनकी खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या मैसेज है जी आपका एंड पे, अपने देखने वालों के नाम, सुनने वालों के नाम, आवाम के नाम? सबके लिए यही मैसेज है कि हम जहाँ भी जिस कंडीशन में भी हैं, जहाँ भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं या ड्यूटी नहीं भी कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हों, हमें एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड्स रखने चाहिए। चाहे आप हेल्थ में हैं, चाहे अवे फ्रॉम हेल्थ, कहीं पे भी हम लोग हैं, हमें टू सर्व द नेशन, टू ईच अदर, हमने एक दूसरे की खिदमत करनी है और यही हमारा मिशन। क्या पूरी फैमिली अपनी के नाम और दोस्तों के नाम क्या मैसेज है आपका, सुनने वालों के नाम? सर, मेरा तो मैसेज यही है कि आप इस वक्त तकरीबन 4 बजे ये इंजेक्शन लगा था, 5 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल कोई ऐसी बात इस वक्त बॉडी में फील नहीं हो रही। और मैं ख़ास तौर पर अपने जो हमारे पैरामेडिकल के मुलाजमीन हैं, हाँ जी, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपके अस्पतालों में ये कोविड की वैक्सीन आए, आप ज़रूर लगवाएं। और मैं अपने म्यू अस्पताल के मुलाजमों को भी ये कहूँगा कि आप अपना नाम एंटर करवाएं, हाँ जी, और सबको सब जितने भी हैं ना जी, अपना नाम दें और अपनी वैक्सीन लगवाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आदिल साहब हैं मेरे साथ, डॉक्टर जैन साहब हैं, डॉक्टर साहब जो हैं फोकल पर्सन भी हैं और इन्होंने फ्रंट फुट पे आकर बहुत सारी चीज़ें जो कोरोना को लेकर संभाली सारी।
डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर आज क्या आपके तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं? आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हैं कि जिनको आज वैक्सीनेशन नसीब हुई, और सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और ये सारा वो सोल्जर्स जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है इंसानियत को, लोगों को, उन तक इसका पहुंचना कितना बेहतर है? सबसे पहले तो जी शुक्रिया। डेफिनेटली दो तरह के लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक वो जिनके दिमाग में एप्रीहेंशन है कि वैक्सीन शायद लगवाने से कोई प्रॉब्लम होगी, दूसरे वो जो कि इस दौड़ में शामिल हैं कि पहले हमें लग जाए। तो इस वक्त ये दो किस्म के लोग हैं। तो बहरहाल जिन लोगों के जहन में एप्रीहेंशन है उन लोगों के लिए ये कि लगवानी चाहिए, इलाज है, इलाज का एक हिस्सा है, इलाज भी नहीं बल्कि इसको कहना चाहिए प्रिवेंशन है, एहतियाती तदाबीर में आ जाता है और बचत है पहले, तो ज़रूर लगवाएं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अब लगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ, बाहर भी लग रही है, बहुत सारे लोगों को, हमारे और कोलीग्स को भी लगी है जब ये ट्रायल बेस्ड पे चल रही थी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर लगवाएं। जी जैन भाई, आपका क्या पैगाम है, क्या तासुरात? मैं भी यही जो बात इनकी उसको सेकंड करूंगा कि जो वैक्सीन है बेसिकली, जैसे पहले बीमारियां थी उनमें भी इससे बचाव के लिए लगाई जाती थी। जैसे पोलियो है जो लगाते हैं आप, बहुत बड़ी बीमारी से बच जाते हैं। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट्स की डेथ्स हो रही हैं, और इसमें एक बड़ी जल्दी जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो आप घंटों में जो पेशेंट है वेंटिलेटर पे शिफ्ट हो जाता है, जो कि एक बहुत अजियतनाक एक सिचुएशन है। तो उससे अगर बचने के लिए आपके पास बचाओ एक वैक्सीन आपके पास अवेलेबल हो गई है तो वो ज़रूर लगवानी चाहिए। और मेरे ख्याल अब हम लोगों ने आज लगवा ली है तो हो सकता है कि इससे जो लोग हैं उनके जहन में जो खौफ है उसमें कुछ कमी आए। अच्छा आदिल साहब, ये अभी म्यू हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को, जिसमें आपके पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग है, डॉक्टर्स हैं, दीगर सारा अमला है, उन सबको कब तक आप ये फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और पता चल जाएगा कि म्यू हॉस्पिटल में सबको ये प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन का मुकम्मल कर लिया गया? जो अभी तक सुन रहे हैं NCOC हुकाम से, क्योंकि बेसिकली वैक्सीन सारे मुल्क में प्रोवाइड करना वो लोग इसको देख रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं कि मार्च के एंड तक हेल्थ केयर वर्कर्स में भी वो सारे कर पाएंगे जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होगी। तो होप्स हो कि इंशाल्लाह मार्च के एंड तक पॉसिबल हो पाएगा। सेकंड फेज़ में फिर बाकी पब्लिक और दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, या गवर्नमेंट ने शायद वो भी लिस्टें बनाई हैं जो 50 अबव लोग हैं उनके लिए भी? बिल्कुल जी। सेकंड फेज़ में अबव 60 एंड देन 45 to 60 और इस तरह फिर 18 ईयर्स तक आएंगे। मे बी इसमें फिर कोई सब कैटेगरीज भी हों, कोई प्रोफेशन के लिहाज से या कोई और डिजीज़ के अकॉर्डिंगली कोई और, फिर जैसे जैसे ऑप्शन निकले। ये डीप फ्रीज़र में है वैक्सीनेशन सारी? जी आज हमें 250 वायल्स मौसूल हुई हैं फॉर वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल के लिए। तो ऑब्वियसली ये एक रेफ्रिजरेटर ILR लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर्स इनको बोलते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। वैक्सीन्स वगैरह या जो भी हैं वो इसमें हम सेव करते हैं, तो इसमें है बिल्कुल। क्या डॉक्टर साहब आखिरी मैसेज आपका अभी दोस्तों के नाम, देखने वालों के नाम, और जो जो चैलेंजेस आपने फेस किए अब तक, फर्स्ट वेव सेकंड वेव में क्या फ़र्क था, ये सारी चीज़ें जो भी आप बताना चाहें? जी अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जब फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त एक हमारा सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं हुआ था, उसमें हमें और किस्म की जो है ना मुश्किलात आई उसमें। अब इस दफ़ा भी फर्स्ट वेव जो है उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया और लोगों ने एहतियात शुरू की, तो वो वेव आपकी जून के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलेगी। अब फिर लोगों ने जो एहतियात है उसे छोड़ा है। फंक्शंस बहुत ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं यही है कि फ्यूनरल में गए हुए हैं या शादियों में गए हैं, मोस्टली लोगों की यही हिस्ट्री है जिसकी वजह से सेकंड वेव आई है। सबसे पहले तो वजह इसकी ये है। दूसरी तो उससे मतलब जो है ना लोग बचें, अभी मेरा तो यही पैगाम है। दूसरी चीज़ ये कि जो वैक्सीन है अब ये अवेलेबल हो गई है, हम लोगों ने लगवा ली है। जो एक डर या खौफ होता है मेरे ख्याल वो थोड़ा सा अब कम होना चाहिए, और ये वैक्सीन वैसे ही है जैसे और बीमारियों के लिए होती है, और इससे आप जो है वो हमें आधे घंटे का टाइम होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, हमें तकरीबन घंटा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन। जितने लोगों को लगी है बिल्कुल ठीक है, तो मेरे ख्याल लोगों को चाहिए कि रजिस्टर करवाएं और लगवाएं ताकि इस मोहलिक बीमारी से बच सकें। बहुत शुक्रिया आपका जी। दीगर आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखाते हैं जी, हमारे साथ रहिए। तो प्लीज हमारी बात सुने। नर्सेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक नॉर्थ मेडिसिन में इशू हुआ है, उसके लिए भी सर फुल हमारी फेवर में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका। जो इंसेंटिव है ना जी, ना सिर्फ डॉक्टर को, नर्सेज को, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ सबकी लिस्टें हमने बना ली हैं।
और इंशाल्लाह कल भी जाऊंगा हेल्थ डिपार्टमेंट। सॉरी टू से सर, मुझे सारा पता है जिनको मिल चुका है, नर्सिस को नहीं मिला। मेरे पास प्रूफ है सर। आप मुझे बताएं सर, जो डीडीओ तो मैं हॉस्पिटल का सर जो कोविड में एज ए कंसल्टेंट है, उनको मंथली उनके पे स्लिप के साथ लग के आ रहा है, नर्सिस को क्यों नहीं दिया जा रहा? कंसल्टेंट को इंसेंटिव थोड़ी है, वो तो एडहॉक किसी एक मेडिकल ऑफिसर है। जिला साहब ने भी अनाउंस किया था कि इनकी जो सैलरी डिडक्ट हुई है 5000, वो लोगों को रिफंडेबल हो चुकी है, हमें वो भी नहीं हुई। फ्रंट लाइन सोल्जर है, उनको ये देने के बजाय ये हमेशा डिडक्ट हो रही है। तनख्वाह को कंफ्यूज कर रही हैं आप ऑनरेरियम के साथ। अभी तक हमने ऑनरेरियम किसी को, अगर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं डॉक्टर को ऑनरेरियम दे दूं और नर्स को ना दूं, आप जिनको कंसल्टेंट का जिक्र कर रही हैं वो उनको तनख्वाह मिली है, जो एज 3 महीने 6 महीने पर भर्ती हुए, हमने उनको डीडीओ मैं साइन मैं करता हूँ तनख्वाहों पर। सर हमारी फोकल पर्सन जो बनी है और नाइट सुपरवाइजर है, एक उसमें स्टाफ है, उनको मिला है, मेरे पास प्रूफ है। तो बाकी लड़कियां जो दिन रात लड़कियां कर रही हैं, उनको क्यों नहीं मिल रहा? जब फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेटर आता है तो तब इंसेंटिव रिलीज होता है, तो एजी ऑफिस ही रिलीज नहीं करता। मैं आपको दूर कर दूंगा। सॉरी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। ये कितना मुस्बत इम्पैक्ट आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन का, और इसका खास तौर पर हेल्थ वर्कर से शुरू किया जाना, जो फ्रंट लाइन सोल्जर से, आप नहीं समझते कि इस तरह वो अवामुन नास का ज़्यादा बेहतर ख्याल रख सकेंगे जब खुद प्रोटेक्टेड होंगे और प्रोटेक्शन की लेयर उनके ऊपर होगी, तो वो बेहतर ख्याल रख सकेंगे? जी आपके सामने है कि कितने लोग शहीद हुए, डॉक्टर शहीद हुए, नर्सिस, पैरामेडिकल था। अब इतना बड़ा हौसला हो जाएगा उनमें, वो यानी कि बगैर, पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि बगैर किसी खौफ के काम किया, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि जब मुझे इम्यूनिटी डेवलप होगी है, तो वो बेधड़क अंदर बैठेगा। अभी देखें, अगर 6 घंटे की ड्यूटी है तो हम 3 घंटे करते हैं, 4 घंटे 2 घंटे बाहर भी गुजारते हैं, लेकिन जब किसी में इम्यूनिटी होगी वो 6 के 6 घंटे अंदर गुजार देगा वार्ड के अंदर। मेरे साथ आप रहिए एम एस साहब जी, मेरे साथ एम एस साहब, बड़ा खुशाइंद है यहाँ से शुरुआत होना, डॉक्टर साहब अभी इनागुरेट करके गई, कितना हौसला अफजा को नहीं है? इंतहाई हौसला अफजा है, इसलिए कि हम जो है हर किस्म के हालात में काम करते रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो हैं बीमार भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं डॉक्टर पूरे मुल्क में, और ये वैक्सीन लगने के बाद जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और जिस तरह हम इसके बाद लंबी लंबी ड्यूटीज़ कर सकेंगे और हमें उस तरह का खौफ नहीं होगा कि हम भी इसका शिकार हो सकते हैं, तो इससे हमारी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी हमारी। अच्छा सर, ये आप चूँकि ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से आप बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को, आपका तजर्बा, तालीम और अब जिस पोस्ट पे आप मौजूद हैं उससे बेहतर तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। क्या क्या बेसिक चैलेंजेस हेल्थ वर्कर्स ने सारे इस पेंडेमिक में जो हैं वो उन्हें फेस किया है? सबसे बड़े चैलेंजेस जो थे, जो जिनको देखकर बाकी लोग भी खौफजदा होते थे कि किस तरीके से ये लोग जो हैं अपनी जान पे खेलकर लोगों को प्रोटेक्ट करने की और उनकी ज़िंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, जब सबसे पहले ये पेंडेमिक पाकिस्तान में आया, फ्रैंकली हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमें यह नहीं पता था कि कौन सी दवाई ज़्यादा इफेक्टिव है और किस पेशेंट को हमने पीपीज़ किस हिसाब किस तरह पहनने हैं। एक इतने दौर से गुजरे हैं हम, फर्स्ट वेव वर्सेस सेकंड वेव। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त हम पूरी तरह तजर्बाकार हो चुके हैं। पहले वेव में यकीनन डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ डरे भी हुए थे, क्योंकि कुछ लोग जब उनके सामने डेथ होती थी, ऑब्वियसली उनके जहन में आता था कि ये वायरस मुझे भी मुंतकिल हो गया तो मैं भी आज वेंटिलेटर पर जा सकता हूँ। तो ये एक खौफ था उस वक्त, डेफिनेटली था, लेकिन इस वैक्सीनेशन के बाद अब ये खौफ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नॉर्मल सारे डॉक्टर्स और नर्सिस, पैरामेडिक सारे नॉर्मल बड़ा बिहेव करेंगे, बड़े बेहतर तरीके से इंशाल्लाह। बतौर एमएस जी, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े अब तक कोरोना पेशेंट्स को लेकर और अपने सारे पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को लेकर? देखें, ये जो है शुरू में इंतहाई बिल्कुल नई किस्म की डिजीज़ थी। इसके बारे में कोई SOPs, कोई ऐसे इसका तरीका इलाज जो है वाजिया नहीं था। ठीक है, ये तो खैर हमने अपने एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये जो है काम शुरू हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे था, और ये था कि हमारे डॉक्टरों में और स्टाफ में बड़ा पैनिक था कि हम भी इसका शिकार होंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन थे वो। जो पेशेंट आता था उसका मालूम तो नहीं होता था कि इसको कोविड है कि नहीं है। ऑब्वियसली उसके बाद शुरू में मास्क की और किट की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उसके बगैर कोई अंदर जाके काम करने को तैयार नहीं था, और एकदम उनकी अवेलेबिलिटी करना, और जिस तरह मार्केट से गायब हो गए शुरू में N95 और किट वगैरह,
गया। तो इन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल थे। और फिर जब एकदम इसकी पीक आई तो उसके लिए एकदम रश हुआ, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद जब हमारे डॉक्टर भी शिकार होना शुरू हो गए, पैरामेडिकल भी, तो ज़ाहिर है उन्होंने भी फिर ऑफ करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से हमारे अंदर हेल्थ वर्कर्स की कमी हो गई, और जो लोग अंदर जाके काम करते थे एक हफ़्ता, उनको 2 हफ्ते का ऑफ देना पड़ता था SOPs के मुताबिक। तो इससे हमारा वर्किंग स्टाफ बहुत ही कम हो गया। लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम करता हूँ इनको कि जिन्होंने इतनी बहादुरी से और इतना बोल्डली ये सारा फेस किया, अंदर जाके काम किया। और मैं एज MS भी, इससे पहले मैं एक्सपो में था, तो वहाँ मैं खुद अंदर जाके एक मरीज़ से मिलता था, और इधर भी मैं जाके राउंड करता हूँ, हर पेशेंट से मिलता हूँ। और ये एक सबक है मेरे जूनियर्स के लिए भी कि जब मैं जाके उनको देखता हूँ, मिलता हूँ, और एक मैंने मास्क लगाया होता है, तो वैसे भी इंजेक्शन लगने के बाद तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, बुनियादी डिफरेंस आपने तिब्बी बुनियादों पर क्या देखा? और जो प्रेडिक्शंस थी, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स कहते थे कि सेकंड वेव ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ की होगी, लेकिन कुछ बचत के मामला भी रहे, इसकी क्या बुनियादी वजह आप देखते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस तजुर्बे का, पहली वेव और सेकंड वेव में, उस वक्त हम दूसरों के एक्सपीरियंस को पढ़ के, सुन के अपने मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। इस वेव में हम जिस तरह हमने पहली वेव में मरीज़ों का इलाज किया, उस एक्सपीरियंस की बेस पर हम अब मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ है, उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उस वक्त लोगों ने PPE मार्केट से गायब कर दी। अद्वियात हमें उस वक्त लेने बड़ा मुश्किल होगी, उन्होंने गायब कर दी। अब कैमरा इंजेक्शन 6-6 लाख में बिकना शुरू कर दिया। वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंटरवीन किया, गवर्नमेंट ने, तो वो अपने नॉर्मल रेट पर मिलना शुरू हो गया। और इस वक्त ये सूरत हाल है पहली और दूसरी वेव के, कि हर चीज़ एक फ्लो की तरह अवेलेबल है। आया PPEs हो, इक्विपमेंट हो, अद्वियात हो, और ह्यूमन रिसोर्स, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना कि उनको हमें के 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन पे भेजना पड़ता था, इतना ह्यूमन रिसोर्स हमें भर्ती करके हुकूमत ने दे दिया कि हमें वो प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये वैक्सीनेशन का जो मामला है, ये सिर्फ स्टेट ही डील करेगी? बहुत सारे लोग, आपको पता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब मार्केट होना शुरू हो जाती हैं तो बड़े पैमाने पे ब्लैक होती हैं, लोग महंगे दामों बेचते हैं, प्राइवेटली मंगवा लेते हैं, और एक चीज़ जो है वो कुछ पैसों की अगर, तो उसके पीछे हज़ारों डॉलर में उसे फ़रोख्त किया जाता है। इस तरह के मामला भी हो जाते हैं। तो आपको लगता है ये अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, आने वाले दिनों में, साल बाद, 2 साल बाद, आप क्या देखते हैं, ये मार्केट में इसी तरह ही रहेगा या बहुत सारे लोगों को ठैया लगाने का मौका मिल जाएगा? देखिए, जैसे अभी मैडम यास्मीन राशिद ने फरमाया कि $15 मिलियन हुकूमत ने एलोकेट किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिसको भी लगेगी हुकूमत के पास मुफ्त लगेगी। इसलिए सिर्फ रजिस्टर होना है आपने, और हुकूमत ने जो वैक्सीन मंगाई है वो मुफ्त मिलेगी, उस पर कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब देखें, अभी सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चंद लोग प्राइवेट अस्पताल जाके इलाज कराना चाहते हैं। अगर कोई वैक्सीन खरीद के खुद प्राइवेट सेक्टर में अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़्यादा देती है, किसी को लाइसेंस देती है, वो प्राइवेट तौर पर मंगवा सकता है। वो किसी की मर्जी है कि वो लगवाना चाहता है सरकारी वैक्सीन होने के मौजूदगी के बावजूद, तो हम उसको रोक नहीं सकते। ये उसका राइट है कि वो सरकारी अस्पताल से इलाज कराए या प्राइवेट अस्पताल से कराए। इस तरह वैक्सीन हमारी तरफ से अवेलेबल है, मुफ्त लगवाना है, 100 बिस्मिल्लाह आए। हम अगर किसी ने महंगे दाम में लगवानी तो वो लगवाए, वो उनकी अपनी चॉइस है, हुकूमत फोर्स नहीं कर रही। यही बात डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो मुझे बताइए कि पहली वेव और सेकंड वेव में बुनियादी फ़र्क क्या था? क्योंकि आप पहली वेव में तो एक्सपो थे, अब आप सेकंड वेव के दौरान इधर हैं, क्या बुनियादी फ़र्क था? मैं वैसे पहली वेव में इधर एमरजेंसी में था डायरेक्टर, उसके बाद फिर मैं एक्सपो गया, तो उसमें ये था कि एक तो बिल्कुल नई चीज़ थी, उसमें खौफ का अंसर बहुत ही ज़्यादा था, और ख़ासकर डॉक्टरों में और पैरामेडिकल स्टाफ में, कि बिल्कुल लोग थे कि पता नहीं शायद हमें भी हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन यह है कि इस दफ़ा लोगों में जो खौफ है उतर चुका है, वो जिस तरह इसको ज़िंदगी का पार्ट समझना शुरू हो गए हैं, और इवन डॉक्टर्स भी और पैरामेडिकल स्टाफ भी मैंने देखा आप बहुत ईजी होकर काम कर रहे हैं, आपको इतनी हिंड्रेंस नहीं है इसमें उन्हें काम करने में। आवाम के नाम जी क्या मैसेज है आपका लोगों को जो आपको सुन रहे हैं इस स्टेज पे? बहुत सारे लोग अभी भी एहतियात नहीं करते, बहुत सारे लोग मार्केट्स में आप चले जाएं मास्क के बगैर आपको नजर आएंगे, और कोई SOPs का ख्याल भी नहीं करते, क्या मैसेज आप? देखें, वैक्सीन लग रही है, हमें अभी इसके डेफिनेट रिजल्ट का नहीं पता, तो जब तक कि डेफिनेट रिजल्ट का पता नहीं चलता उस वक्त तक लोगों से दरख्वास्त है कि वो SOPs पर उसी तरह अमल करें जिस तरह उनको वैक्सीन नहीं लगी। जब लग जाए तो फिर भी और वैक्सीन लगने के बाद भी SOPs को ना छोड़ें।
जब तक रिजल्ट पता नहीं चल जाता। रिजल्ट पता नहीं चलता। SOPs बुनियादी, आपने जो स्टडी किया चाइना ने, दीगर ममालिक ने जो लगाई अब तक, उसमें क्या फाइंडिंग्स आप तक पहुंची हैं कि उसको दोबारा कोरोना हिट नहीं हो पाएगा, बचत रहेगी? अभी तो लगी है ना, अब ये कितना अरसा रहती है इम्यूनिटी, वो अभी डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है। वो 6 महीने या साल के बाद पता चलेगा कि मुझे अगर वैक्सीन लगी है और मेरे में एंटीबॉडी डेवलप हो गई हैं, वो कितना अरसा रहती हैं। क्योंकि अक्सर कोविड पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट, प्रोफेसर साहब कोविड पॉजिटिव हुए, मैं कोविड पॉजिटिव हुआ, हमारे में एंटीबॉडीज नहीं बनी, एंटीबॉडीज नहीं बनी। अब इस वैक्सीन के बाद जब एंटीबॉडीज बनेंगी, वो कितना अरसा रहती हैं। सिम्टम्स से एंटीबॉडीज नहीं आ रही थी, एंटीबॉडी बॉडी में नहीं बन रही, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो रही। कोविड के वाले पेशेंट जो पॉजिटिव थे उनमें नहीं हो रही। अब जो वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन वो कितना अरसा लास्ट करेगी, 6 महीने, साल, लाइफ लॉन्ग, ये साल के बाद ही आपको एग्जैक्ट पता चलेगा। तो उस वक्त तक अब आप SOP पर उसी तरह अमल करें जिस तरह आप वैक्सीन के बगैर करते हैं। आपका डॉक्टर साहब क्या मैसेज? मेरा मैसेज सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने और इमरान खान ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, हमारे CM साहब ने, जिस तरह पाकिस्तान में, चूँकि मेरी अपनी बहनें इंग्लैंड में भी हैं और बाहर भी, अमेरिका में भी है मेरी एक बहन, वो जो बताती हैं वहाँ जो सूरत हाल है उसकी निस्बत मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में बहुत जल्द और बहुत बेहतर अंदाज में वैक्सीन यहाँ आ गई है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, तमाम आवाम के साथ जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि वैक्सीन लगती है या नहीं लगती, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मास्क है कि मास्क को आपको अभी जब तक हमारे सामने क्लियर कट रिजल्ट्स नहीं आ जाते कि हमारी वैक्सीन किस हद तक हमारे लिए मौसर है और किस हद तक हमें बचा सकती है, उस वक्त तक हमें हर सूरत में हमें मास्क जो है वो लगाए रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैं आज जब वैक्सीन आई है, मुझे आज बहुत ज़्यादा याद हमारे वो दोस्त आ रहे हैं, वो शहीद दोस्त मिनिस्टर हॉस्पिटल के जो हमारे VC साहब थे और दूसरे कि जिन्होंने अपनी जान कुर्बान, उस वक्त पता ही नहीं था कि ये आ सकती है वैक्सीन या नहीं आएगी, इस वक्त तजुर्बात हो रहे थे, और वो बेचारे इतने सेहतमंद होने के बावजूद अचानक उसका शिकार हो गया, शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज अगर हम उनका जिक्र ना करें तो ज़्यादती होगी, क्योंकि इनकी कुर्बानियों से आज हम पाकिस्तान में इस काबिल हुए हैं कि हमारे अवाम जो हैं, हमारे जो लोग हैं, वो उनका इलाज हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, मैं ये समझता हूँ फैंटास्टिक है कि आज ये रिवर्सल रेट, मैं अभी बात कर रहा था डॉक्टर साहब से कि रिवर्सल रेट आपका वेंटिलेटर पे जो पहले 2% था अब 60% तक आ गया है। यानी ये इतनी बड़ी तब्दीली है कि इसका मतलब हमारे डॉक्टर्स इस हद तक चीज़ों को जानने लगे हैं कि वो जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं, असल मसला होता है सीरियस पेशेंट का, वरना आम पेशेंट तो 90% ठीक हो जाते हैं। उन सीरियस पेशेंट को मेरा ख्याल ये जो रिवर्सल रेट है ये बता रहा है कि उन सीरियस पेशेंट को किस हद तक ये लोग डील कर रहे हैं और किस हद तक उसको कर सकते हैं। अच्छा, यही बात जी मैंने आपसे जाननी, बड़ा अहम नुक्ता इन्होंने उठाया। डॉक्टर साहब, ये जो वेंटिलेटर पे जाता था बंदा, उसके वापसी के चांसेस नहीं थे, बहुत कम थे, बहुत माइनर चांसेस थे। अभी डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे हैं कि वेंटिलेटर से वापस आने का रिवर्सल रेट जो है वो 60% तक गया है। इसमें कोई टेक्निक में ज़्यादा बेहतरी आई है या उसमें म्यूटेशन इस तरह की हो गई है कि वो ज़रा वीक हुआ है कोरोना, जिससे कोई बेहतरी आई है? क्या समझते हैं आप? नहीं, एक तो यह है कि वेंटिलेटर पे डालने से पहले जो उसका इलाज है ना, वो शुरू से बेहतर हो गया है। इसलिए कि शुरू में लोगों को मालूम नहीं था ना कि इसका इलाज क्या है। वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस से चीज़ें ऐड ऑन होती गई। जो चीज़ें गलत थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी और जो चीज़ें बेहतर थी वो ऐड हो गई। जैसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल आ गया, या उसका रेमडेसिविर है कि उसे किस स्टेज पे लगाना है, एक्टेमरा आ गया, या और भी जो भी इसका तरीका इलाज है। तो उसकी बेहतरी की वजह से जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो ये बात डिपेंड करती है कि उसकी कंडीशन क्या है। अगर वो बिल्कुल ही एंड स्टेज पे आप डालेंगे तो उसके चांसेस तो कम से कम होंगे ना, लेकिन अगर इससे पहले कुछ उसकी कंडीशन बेहतर है मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करके, तो उसके रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका क्या टेक है जी इस पर? मैं बिल्कुल सारा डिपेंड करता है किया है तजर्बे पर। एक्टेमरा इंजेक्शन लगाने की सर्टेन इंडिकेशन है कि डी डाइमर का लेवल ये होगा, फेरेटिन का लेवल ये होगा। अब हम इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं हमारे डॉक्टर्स कि उनको पता है कि कौन सा इंजेक्शन किस वक्त लगाना है। पहले ये पिछली वे में ये नहीं था। तो ये मेजर डिफरेंस है कि कॉर्टिसोन और एंटीकोगुलेंट ड्रग जो हैं वो कितने डी डाइमर लेवल पर देने हैं, स्टीरॉयड कितने लंग % इफेक्ट होगा CT स्कैन पर, तो आपने स्टीरॉयड शुरू करने हैं। इन चीज़ों ने बुनियादी डिफरेंस बनाया है रिवर्सल फ्रॉम वेंटिलेटर।
बहुत अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया सारा रिवर्सल प्रोसेस भी। म्यू हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं और हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ डॉक्टर सलमान काजमी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसान नाम है भाईजान मेरा। एहसान भाई, सब खैरियत है? जी शुक्र अल्लाह। कहाँ होते हैं आप? मैं सर इधर ही होता हूँ, ये मेरा लंडे का काम है। ठीक चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। और कोई कोरोना से भी बचने की कोशिश की या कोई मास्क मूस्क नहीं, कोई क्या वजह? सर सारी दुनिया ऐसे ही फिर रही है, कोरोना तो एक डोंग बन गया हुआ है। जिधर हुकूमत का मुफाद आता है उधर वो कोरोना आ जाता है। कोरोना से बताएं ना आप मुझे, कितने लोगों को कोरोना ने बेरोजगार कर दिया है। ये कोरोना सिर्फ डोंग बनाया हुआ है उन्होंने। क्या बताएं ना, क्या जिधर ये रश वगैरह है उधर जगह ये सील करते कोई नहीं है, जिधर रश होता नहीं है उधर जगह सील कर देते हैं। ये कोरोना का इन्होंने इशू बना के सारा कारोबार का कर दिया। आपने मेडिकल साइंस भी पढ़ा? हाँ जी पढ़ा हुआ है। डॉक्टरी भी की? हाँ जी, FSC से छोड़ा हुआ मैंने। अच्छा, FSC तक आया हूँ। छोड़ दिया है? छोड़ दिया हुआ। अच्छा, मुझे आपकी बातें सुन के लगा कि जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े मुस्तनद किसी डॉक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं क्योंकि आपने देखे ना इतनी इल्म वाली बातें हैं, आम तो नहीं मिलती। इसका मतलब है कि आप बड़ी ख़ास महफिल में बैठते हैं। सर जाहिर सी बात है, हर अच्छे बुरे बंदे के साथ बैठते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो दोस्तों की महफिल है ना, हाँ जी, वो सारी बड़ी ज़हीन फतीन और पढ़ी लिखी माशाल्लाह से अरस्तु आज़म है सारे, और दानिश्वर हैं, जय्यद लोग हैं सारे। मुझे लग रहा है आपकी इतनी खूबसूरत बातें सुनने के बाद। सर क्या करें, फिर करनी पड़ती है ना, जैसे हालात हैं। फिर आप खुद देख लें, जिसको भी पूछ लें वही आपको नजर आएगा परेशान है। नहीं, आपकी परेशानी चैलेंज नहीं की हमने। हम तो सिर्फ आपकी कोरोना के बारे में जितनी नस्तालीक और जितनी प्यारी गुफ्तगू आपने फरमाई है, ठीक, और जो इल्मो हुनर के मोती आपने बिखेरे हैं, ठीक हैं, वो बात करे तो मुंह से फूल झड़ते हैं। ऐसा है तो बात करके देखते हैं। आपको सही कह रहा हूँ ना, ये देखें ना। अच्छा, इस तरह करें एहसान भाई, जी, अब ये ज्यादती ना करें जी। एक तो आप इतनी इल्म वाली बात करें जी, ठीक, फिर खुद ही कहें कि मैं सही कह रहा हूँ, ये ना करें। अच्छा, ये ना करें। आप बताएं, मेरी बात समझ ले मेरी बात। देखिए मेरी बात समझे, एक आलम बंदा इल्म वाली बात बताने के बाद ये नहीं कहता मैं सही कह रहा हूँ, ये कहता है? नहीं कहता ना। चलें आप बता देना फिर। नहीं, एहसान भाई मेरी बात नहीं आप समझ रहे। मैं समझ रहा हूँ आपकी। मैं कह रहा हूँ कि जब हम और सारे देखने वाले आपके मुरीद हो गए हैं, ठीक, और इतनी इल्म फजल की बातें आपसे सीख रहे हैं, तो फिर आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं ठीक कह रहा हूँ? हम तो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, तो फिर आप माने ना मैं ठीक। हाँ, हम तो यही तो कह रहे हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। कोई बात आपकी रह गई कुछ सिखाने वाली आपकी तो बताएं। सर सिखाने वाली यही बात है कि बस ये जो हुकूमत है ना सर, ये बहुत ही ना नाकस किस्म के जो लोग आए हुए हैं इधर, इन्होंने यकीन करें हर चीज़ को आग लगा दी है। ठीक है, एक मिनट डॉक्टर साहब, इधर लोग आप देख सकते हैं, बेशुमार लोग हैं, लेकिन ना इनमें से किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। इनको ये अंदाज़ा नहीं कि ये 7 दीवार है अस्पताल की, अंदर 150 मरीज दाखिल है, उन्हें सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन पे हैं। अगर अंदर हालत जाके आप उनकी देख लें एक दफ़ा, तो आप कभी दोबारा मास्क के बगैर नज़र नहीं आएंगे। मगर वो क्योंकि आपको नज़र नहीं आता इसलिए आपको पता नहीं है। जिनके बंदे मर गए हैं उनसे पूछें कि कोरोना ने क्या तबाही फेरी है लोगों के घरों में। जिनके मर गए हैं, जिनका कोई नहीं मरा या जिनको नहीं हुआ, उन्हें नहीं पता। पाकिस्तान में ऐसे ही है, एक दफ़ा जब तक बीमारी होती नहीं है उस वक्त तक अंदाज़ा नहीं होता कि इसके क्या नुकसान हैं। हाँ ठीक है कि ये उतने बड़े पैमाने पे अभी तक फैली नहीं है। अल्लाह करे वैक्सीन आ जाए, लोगों को लग जाए, सबको ना हो। आज अगर सब बुजुर्गों को होगी तो बचना बहुत मुश्किल होता है बूढ़े आदमी के लिए। इसमें जो आज पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स को सबको ये स्टेप लिया गया, आप किस तरह देखते हैं इसको? ये जी अच्छा है ये, मगर ये है कि देखें इस मुल्क की आबादी है 22 करोड़ अवाम पे, और मैक्सिमम अवाम है इस तरह के लोग जो कि बाहर फिर रहे हैं। इन सब को वैक्सीन लगाने में भी मेरा ख्याल है साल लग जाएगा। और फिर अभी इनको बहुत सारे, आपको पता है जिस तरह पोलियो पे कई दफ़ा लोगों को गिरफ्तार करते हैं वो कि यार वैक्सीन लगाओ, तो ये बड़ी रेजिस्टेंस भी आएगी इसके ऊपर, क्योंकि लोगों को अंदाजा। आपका क्या नाम है? एहसान। दोनों का एहसान नाम? पूछे ये लगवाएंगे वैक्सीन? अगर आपको मैं वैक्सीन लगवाऊं अभी कोरोना की, लगवानी है आपने? तो लगवाएंगे जब होगा तो। शुक्र है यार, ये मानते हैं। ये मानता नहीं, दोनों एहसान एक तरह के नहीं है। 5 उंगलियां जैसे मुख्तलिफ हैं, ये दोनों एहसान एक तरह के एहसान नहीं है।
मुख्तलिफ है। भैया आप कहाँ होते हैं जी? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? तो इन एहसान को भी जानते हैं जी। कब से? ये हमारे साथ इकट्ठा ही काम करते हैं। कितने साल हो गए? ये तकरीबन 3-4 साल हो गए। तो आपने इनसे कुछ सीखा नहीं? नहीं, इन्होंने किया जब कोरोना लॉकडाउन था ना, तो इसने मास्क वगैरह इसके पास था। नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। नहीं सीखा, मैं समझ गया। आपने इनकी शागिर्दी इख्तियार नहीं की? नहीं, वो वैसे बात ही ऐसे करता है। नहीं, आपने सीखा नहीं इनसे? नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा इनसे। सीखा? आप इनसे सीख के आगे सिखा रहे हैं। ये इल्म का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। नहीं रुकना चाहिए। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया आपका जी। दीगर कुछ लोगों से बात भी करवाते हैं आपके, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? ठीक, रात को भी चलाते हैं? ठीक है। हाँ जी। ये बड़ा अच्छा तरीका है, हाथ इस तरह गर्म रहते हैं। बड़ा पिंक रंग पहना हुआ है, क्या बात है यार। क्या नाम है आपका? नवीद भाई, ये कितने घंटे आपको यही चलाना पड़ता है अपना जो आपका है स्कूटर? सुबह 2 घंटे चलाता हूँ और शाम को बस। बाकी क्या करते हैं? बाकी घर में रहता हूँ। 4 घंटे में कमा लेते हैं? हाँ जी, वो रिश्का घर में खिला लेते हैं। बस 4 घंटे चलाते हैं? हाँ, दो एक सुबह को लगाता हूँ, एक शाम को फिर लगाता हूँ। तो मास्क नहीं आपने लगाया? वैसे ही आदत नहीं है या आपको लगता है कि कुछ है ही नहीं? वैसे ही और कोई एहतियात करें हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने देखा म्यू हॉस्पिटल में एक बड़ी सेरेमनी के दौरान डॉक्टर यास्मीन साहिबा ने वैक्सीनेशन का आगाज़ किया, बाकायदा इनॉग्रेट किया उसे, और उसके बाद पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को इसका जो है सबसे पहले उन्हें इंजेक्ट किया गया। और आपको याद होगा कि फ़र्स्ट वेव के बाद जिस तरह खौफ व हरास था, उसमें बेशुमार कमी आई। डॉक्टर्स जो हैं वो अब बेहतर टेक्निक के साथ सीखते हैं, इसको समझते हैं और बहुत बेहतर हैंडल करते हैं। और इस हैंडलिंग की वजह से भी रिवर्सल रेट जो है, कुछ एक्सपर्ट्स हमें आज बता रहे थे कि उसमें भी तब्दीली आई है काफ़ी ज़्यादा। और कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर बेशुमार लोग कहते हैं कि शायद कोई साइड इफ़ेक्ट्स के मामला हैं। आपको उन सारे लोगों से मिलवाया जिनको टाइम गुजर चुका है वैक्सीनेशन करवाए हुए, लेकिन कोई ऐसा सिम्टम या खुदा न खास्ता ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट वाला मामला नहीं है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जब एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ा माइनर सा, जैसे दीगर वैक्सीनेशन के बाद हल्का फुल्का सा आपको कई दफ़ा जिस्म में दर्द थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए महसूस होता है, या बहुत माइनर सा टेम्परेचर आपको कई दफ़ा हो जाता है कुछ टाइम के लिए, जो फ़कत पैनाडोल वगैरह से नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है। म्यू हॉस्पिटल में होने वाली सारी की सारी कारकर्दगी जो आज के मामला थे वो अब तक पहुँचाए। लोगों से भी पूछ रहे हैं कि वो किस तरीके से इन सारे मामलों को देख रहे हैं। क्या हाल है आपके? काम से? अच्छा, कब से लाहौर में? 2 महीने हो गया। ठीक चल रहा है? गुजारा हो गया। ये तो इतनी महंगी चीज़ें आप बेच रहे हैं, ये तो सारी महंगी हैं। सारा महंगी है, क्या करेगा, है ना? मूंगफली भी सीजन में महंगा हो गया। अभी महंगा हो गया। अब किस तरह है रेट, क्या मूंगफली का? अभी वही रेट है, बस सर्दी खत्म हो गया, वही रेट है अभी भी। अब नॉर्मल हो गया? कितने रुपए किलो? ये 400-450 का हो गया। 400-450? सर्दियों में तो 600-650 तक गई है ना? हाँ, इस तरह हो गया। अब ठीक हो गया? अभी सही हो गया। तो फैमिली उधर ही है, घर में उधर ही है, बाल बच्चा उधर ही? हाँ, उधर ही है। अच्छा, इधर अकेला है। तो मास्क नहीं लगा दिए। क्यों? बस ऐसे नहीं लगा दिए। लगाया करें हैं। अच्छा, अपने ख्याल करें। अच्छा, इतने प्यारे हैं आप, इतना सारा कारोबार है, ख्याल ही नहीं करेंगे अपना? लगाएगा इंशाल्लाह, शुभ लगाए हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आलूदगी से भी बचे रहेंगे। इधर धुएं में खड़े हैं आप। अच्छा, उधर कहाँ खूबसूरत वादियों से आप आए हैं। अच्छा, हैं इधर आप लगा दें थोड़ा, क्या आ जाएगा इंशाल्लाह। आज ही लगा लें, इधर से 2 रुपये का मिल जाना है आपको। अच्छा, नहीं मिल जाएगा इंशाल्लाह। उसको मूंगफली दे के मास्क ले लें। अच्छा, हाँ, 10 रुपये की मूंगफली दें, 10 वाला मास्क ले लें। अच्छा, नहीं सही है, सही है। क्या ख्याल है? सही है। ख्याल किया करें यार अपना। अच्छा, आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, खुद ही करना पड़ेगा ना। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है आपके? शुक्रिया। क्या नाम है? सईदुल्ला भाई, क्या जुल्फे हैं आपकी, हवा जब चलती है तो ये फिर हवा में। अच्छा हैं? हाँ जी, बिल्कुल। लाटुल जी सुलझा जा रहे बालम जी? कुछ नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, अच्छा क्या वर्क कर रहे हैं? मैं तो इधर चक्कर के लिए आया हूँ। अच्छा, हाँ जी। ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है चक्कर। मज़ेदार। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? मैं मानसेरा। अच्छा, मानसेरा से जी। तो कोई मास्क कोई नहीं लगाया है? जेब में पड़ा हुआ। तो लगाते क्यों नहीं? लगाते, बस तंग हो रहे हैं।
ना यार लगाएं इसको, लगाते हैं लेकिन हाँ भीड़ भूड़ में जब जाएं, बिल्कुल अकेले खड़े हों तो चलो बचत है, नहीं, ओपन अभी एयर। अकेले हूँ वैसे ही, इधर आया हूँ लंडे में, कोई शॉपिंग वगैरह कर लेता है इसलिए। लंडा तो अकेला नहीं है ना, वहाँ तो लोग हैं ना, वहाँ तो बहुत लोग हैं, है ना। हाँ बिल्कुल, तो अपना एहतियात किया करें, बिल्कुल जी, क्यों नहीं, लाजमी एहतियात करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम। नईम भाई, काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा कर। क्या करते हैं आप नईम भाई? बस ये बच्चों के कोई स्टफ टॉयज बेचते हैं? स्टफ वगैरह बेचते हैं। बड़े क्लास के, ये तो अच्छे हैं, प्यारे हैं। कितने कितने में देते हैं? अब मुनासिब ही है, 100, 50, 150 बस ऐसे। और कहाँ से लाते हैं ये उधर हम बरकत मार्केट से लाते हैं। वहाँ से मिलते हैं आप? जी हाँ। तो लोग लेके जाते हैं? जी हाँ, लेके जाते हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है। आपके अपने बच्चे भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे। उनको भी देते हैं ये स्टफ टॉयज ले जाके? हाँ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रोज तो नहीं कहते नया लेके आओ? वो तो बोलते हैं, बस क्या करें कभी। फिर कितनी देर बाद देते हैं? बस कुछ 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद एक आध ले जाते हैं उनके लिए? एक आध ले जाते हैं। हाँ जी। गुडी आ रही है तो अच्छा है, अपने घर का कारोबार हो तो बच्चों को ये फायदा तो होता है। यही बात है। तो ये अच्छा करते हैं आप, मास्क मुस्क लगा के रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह देखो सेफ्टी लाजमी है, ठीक है ना, बाकी जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा, लेकिन हाँ बहुत अपना ख्याल रखें। याद रखनी चाहिए लाजम, बहुत ख्याल रखें। ठीक है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है जी। चाचा जावेद, क्या करते हैं आप? बस यही लंडे लंडे का काम ही करते हैं। ठीक चल रहा है? बस जी वक्त गुजर जाए जो ठीक है वही है। क्या हालात हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, बस टाइम गुजर रहा है, बस रात तो बस वक्त के साथ। ये आप अच्छा करते हैं, मास्क मुस्क पहन के रखा तो करें। लाजमी चीज़ है ना जी, ये तो इसका एहतियात तो करना चाहिए ना, एहतियात से बगैर तो नहीं है ना। हाँ घर में भी करवाएं लोगों को, जो अल्लाह का हुक्म होता है, लेकिन अपनी तरफ से चलो एहतियात भी। हाँ अपनी तरफ से बंदा एहतियात करे तो बचत रहती है। बेशक बेशक, बाकी अल्लाह का हुक्म। हाँ जी बेशक, है ना, अल्लाह के हुक्म से। तो ये घर में सब ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है जी। एहतियात करवाते हैं घर में भी? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के। कितने लोग हैं घर में, बच्चे बुच्चे आओगे कितने हैं? 7-8 लोग हैं, फैमिली। माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, बड़ा कुनबा है। चले ख्याल करें अपना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है चाचा आपका? शहजादा। क्या बात है, इतना बड़ा नाम किसने रखा? मेरे माँ बाप ने। खूबसूरत नाम। हाँ जी। है ना, बहुत प्यारा नाम। जी जी। तो शहजादा जी, जी कहाँ से हैं आप? ज़्यादा टाइम किधर गुजरा ज़िंदगी का? जी का रंगमहल। ज़्यादा रंगमहल में गुजरा? जम्पर रंगमहल का। अच्छा, आपको पता है कि ये तो किसी की तारीफ भी आप करें तो आप किसी को तारीफ के तौर पे भी शहजादा कह के बुलाते हैं कि यार शहजादा है तू, क्या बात है। तो आपका तो नाम ही मुनफरद है इस लिहाज से जी हैं, तो इसके आपको फ़ायदे ज़्यादा होते रहे? नहीं फ़ायदा कोई नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, रोटी अपनी कमा के खानी, फ़ायदा क्या होना इसमें से। नहीं ये तो अच्छा है ना कि एक बंदा हंस के बात कर ले, तो ये भी तो फ़र्क है ना। बिल्कुल। रोटी आप क्या कहते हैं, कोई खिलाए आपको? रोटी तो हमेशा खुद ही खाता है बंदा। बिल्कुल। रोटी हम साइने थोड़ी खिलानी होती है। तो क्या कोई एहतियात भी करते हैं? ये शहजादा भाई ये पहन के रखा करें, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसको लगा लें। घर में भी एहतियात करवाते हैं? हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2। पढ़ते हैं बच्चे? माशाल्लाह फारिग हो गए सबसे, पढ़ के शादियाँ हो गई, कर दी सब, बड़े हो गए अब तो। हाँ जी माशाल्लाह। अब तो उनके बच्चे होंगे? उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा, दादा बन गए आप? हाँ जी, दादा परदादा हम बने हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या ज़िंदगी का क्या लेसन है, क्या मैसेज है, क्या आपका पैगाम है जो सारे आपके दोस्त सुनने वाले, क्या हालात ख़राब हैं पाकिस्तान के, हालात ना ठीक होने हैं ना वास्ता। हम भी दूसरे के वो फलाना चोर, वो कहता फलाना चोर, वो कहता फलाना ये जो भी आएगा ना पाकिस्तान को लूट के ही खाएगा। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो लूट के नहीं खाएगा। क्या है, जब आएगा कहेगा ख़जाना खाली था, मैंने पैसे लेने हैं, महंगाई होनी है। हम तो बिल्कुल ठंडे होकर बैठ गए हैं। ये काम होते ही रहना अब सारी ज़िंदगी। हमारी औलाद हमें गालियाँ निकालेगी, पाकिस्तान में क्यों पैदा करके गया, हमें क्यों क्या छोड़ के गया हमारे लिए। हम तो कुछ भी नहीं अपनी औलाद के लिए छोड़ेंगे। जो हालात पाकिस्तान के जाने ये ठीक नहीं होने। जितना मर्जी हम कल्प लें, अपोजिशन रौला पा ले, इमरान खान रौला पा ले, जरदारी रौला पा ले, पाकिस्तान जब का बना वैसे ही हो रहा है। ऐसे ही खाया जा रहा, हमें अवाम को खाया जा रहा है। अवाम चुप करके बैठ ठंडी होकर, आगे तो अवाम सड़कों पर ही आ जाती है। अब सड़कों आने जोगी नहीं है, क्यों? उनके पास है ही पैसे ही नहीं है। 2 दिन का राशन डालेगा तो सड़क पे आऊँगा ना मैं, मेरे पास राशन ही नहीं होगा तो मैं सड़क पे कैसे आ जाऊँगा। अब तो ये हालात है हमारे। अब तो ये सुबह को आओ, शाम को पता लगे ये पैसे घर जाओ तो ये पैसे खर्च हो गए हैं। ये आ गया, एक मेहमान आ गया,
100 रुपया लग गया, 200 लग गया, चलो जी वेले हो। अब तो ये हिसाब है, ये कोई नहीं सोचेगा हमारा, सोचे या औज़ादारी सोचे या मियाँ साहब सोच लें, कोई भी नहीं सोचेगा हमारा। ये मेरा 40 रुपया भाईजान। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी ताबेदार। ये जी आपने गुफ्तगू सुनी, और साथ आपको ये भी बताएं कि वैक्सीनेशन के हवाले से म्यू हॉस्पिटल में आज इफ्तिताह कर दिया गया। पहले फेज़ में पैरामेडिक्स जो हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स, डॉक्टर्स, उन तक वैक्सीनेशन पहुंचेगी, इसका बाकायदा इफ्तिताह हो चुका। और जब तक आप वैक्सीनेशन लगवा नहीं लेते, आप SOPs का ख्याल कीजिए और एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िए। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।